सिर्फ नारा था या वाकई 400 पार लाने की प्लानिंग भी है? दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा गूंज रहा है। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यानी दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी। यही दो लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से? राहुल के मुंह से। मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे, एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, आप कह रहे मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा। मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? स्पेशल रिजर्वेशन। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। पूरे देश में हम आपको हर खबर से रूबरू कर रहे हैं, लेकिन 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन इस 6 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है, यह बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सारथी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था। ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से? अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी? क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया, और वह हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है, और उसको वो डिबेट करते रहे। और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है, इसीलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे। लेकिन उन्होंने फिर उलझा भी दिया। उन्होंने बोला कि ये 400 पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्षण को ही समाप्त करना था। ये नैरेटिव बिल्डिंग करी। ये देखिए, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का और ये सभी पार्टियों का शुरू से ये रवैया रहा है, दे नेवर प्ले अ पॉजिटिव गेम, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये शून्य है, दे आर ब्लैंक। लेकिन बीजेपी भी ट्रैप हो गई इस एजेंडे के। ट्रैप नहीं हुई, हमें मालूम है कि इस तरीके के षड्यंत्र रचते रहेंगे, और हमको उन षड्यंत्रों को स्पेड लोगों के सामने स्पष्ट करना है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने इसको एक बड़ी खाद पानी भी दी। वो तो इकोसिस्टम इसी खाद पानी पर ही तो जीवित है पिछले 70 साल से, जो एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से लगी रही है। ये सवाल मैंने देश की गृह मंत्री से भी पूछा था। वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब हमने देखा है कि 10 साल बाद सरकारें रिपीट नहीं होती। हालांकि यूपीए का नंबर मेरे पास है, कांग्रेस ने 2004 में उनको 145 सीटें मिली, 2009 में उनके पास 206 सीटें मिली, और 2014 में हमने देखा वो 44 पे आ गए। वर्ल्ड वाइड हमने तीसरी बार सरकार को रिपीट होते हुए नहीं देखा। तो बतौर बीजेपी के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों सरकार रिपीट होगी? ऐसा है, तीसरी बार ऐसा है, पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हम सत्ता पर बैठ करके भोगने नहीं आए हैं, हम सत्ता पर बैठ करके लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, और लोगों का दुख दर्द तकलीफ उसको दूर करने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष नहीं, 12 वर्ष गुजरात के और 10 वर्ष यहाँ के हम जोड़ लें, उन्होंने दिन रात, पल पल, एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का, भारत की जनता की तस्वीर, तकदीर बदलने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है। तो दोनों के सोच में अंतर है।
लेकिन आजकल विपक्षी नेता कई सेफोलॉजिस्ट बन गए हैं। मैं एक एक करके नाम लेता हूं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी 150, अरविंद केजरीवाल 220, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है, उन्होंने बोला कांग्रेस की 270 आ रही हैं। और एक नेता तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम क्या लूं, वो पहले सेफोलॉजिस्ट थे, फिर एक पार्टी में गए, वहां से लात पड़ी तो बाहर आ गए। अब हालांकि वो दबे शब्दों में कह रहे हैं कि एनडीए 260-70 पे पहुंच सकता है। तो मतलब ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका टेक क्या है? ऐसा है, ये इन्होंने कोई जमीन और धरती से कनेक्टेड लोग नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये अपने खुशनुमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं, और वो इनको गलतफहमी में रखने वाले लोग हैं, और इनमें भी कोई एकमतता नहीं है। यानी यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस विथ व्हाट सीरियसनेस दे आर टॉकिंग। इनकी इच्छा है कि बीजेपी अच्छा ना करे, तो मुंगेरी लाल के हरसीन सपने ये देखते हैं। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, यानी दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी, एक बनारस उन्होंने बोला, उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाए। ऐसा है, मैं उसमें भी कहना चाहूंगा, यही दो लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। ठीक है, गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख को 2019 में आप भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, सपा और बसपा का एक बहुत जबरदस्त अलायंस था, आरएलडी भी थी। इस बार आपको उत्तर प्रदेश का नंबर कैसा दिखाई देता है? अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है। हाँ, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तर प्रदेश में आएगी। आप कह रहे हैं कि 63 से ज्यादा सीटें? जी बिल्कुल जी। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है। मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है पूरे चुनाव के अंदर, छठे राउंड तक? पूरे 7वें राउंड में भी रहेगा जी। ये उनको बेचारे, वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वो टक्कर ले नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे को ऐसी शख्सियत, ऐसा नेता पार्टी में हैं जिनका लोहा देश मानता है, और दुनिया उनको अनुकरण करती है, देखती है, समझती है, उनकी बातों को फॉलो करती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है। और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हिमंता बिस्वा शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टीकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। देखिए, ये बात सच्चाई है। सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री 10 साल, और 10 साल में उन्होंने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला सबकी चिंता की। और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कार्यक्रम, जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की, उसका एक मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्र पूर्वक, चालाकी से फिर से विभाजन की बीज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिवीजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में आपने लिखा कि हम माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे। आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो, जस्टिस टू ऑल,
सबको ये तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो? लेकिन तुमने किया। फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विशेष डिजाइन है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा है। लेकिन एक मिनट सुनिए जी। और राहुल गांधी ने वो अपने भाषण में कहा कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में। 12 वो कह रहे 2012 में एक बात हुई थी, उसको 12 साल बाद पिक कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया, हमारे चैनल ने भी उस बाइट को दिखाया। लेकिन मेरा फिर प्रश्न वही है कि मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं कर रहे, लेकिन हम पे थोपा जा रहा है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। थोपा नहीं जा रहा है। व्हाट डू यू मीन? जब सबको रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सामाजिक आधार पर होता है, अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समिति के सामने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब घंटों डिस्कशन करने के बाद स्पष्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो ये मोहतरमा ममता दीदी ये बैकवर्ड की लिस्ट में मुस्लिमों को डाल करके बैकडोर एंट्री करने का, जिसका हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये क्या अर्थ बताता है? लेकिन और इस पर कांग्रेस चुप है कि नहीं है? तो कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार बैकवर्ड के हिस्से को, दलितों के हिस्से को मारने का काम किया कि नहीं किया? कर्नाटक में बैकवर्ड का हिस्सा मारने का काम किया कि नहीं किया? और सिद्धारमैया छाती ठोक के बोलता है कि ये हम करेंगे। यानी तुम संविधान के खिलाफ काम करो और हम बोले तो बात आप फैक्चुअल बात कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये सब कुछ हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप बार बार मुस्लिम आरक्षण की बीजेपी बात करिए, लालू यादव ने बोला कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, फिर उन्होंने बोला मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था, मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन बीजेपी ने उसको कई बार रिपीट किया। अब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा? ऐसा है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर देश निकल जाएगा हाथ से तो क्या चला जाएगा? यही इसी के बराबर तो है। मुस्लिम लीग ने क्या, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा? मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? मुस्लिम लीग का नारा क्या था? स्पेशल इलेक्टोरेट, यस, स्पेशल रिजर्वेशन, यस। पाकिस्तान बन गया। मोदी जी ने सबको दिया, एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मैंने मुसलमान को दिया, भारत के नागरिक को दिया, कभी नहीं कहा उन्होंने कहा भारत के नागरिक को दिया। सोच और शब्द मानसिकता को बताते हैं, चावल का एक दाना चावल की किस्म को बताता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया लोग ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध कर रहे हैं। एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सबकी संपत्ति को बांट देगी। सैम पित्रोदा साहब का भी इस पे बयान आया। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से है? राहुल के मुंह से। राहुल ने बोला, उन्होंने बोला कि हम ये फिर से देश के रिसोर्सेज को हम एनालिसिस करेंगे और देश के रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका कोई और अर्थ होता हो, शायद इटालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत और इंग्लिश में और हिंदी में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संपत्ति को हम फिर से रीअसेस करेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सरे करेंगे और फिर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरी संपत्ति भी देखेंगे, मेरी जमीनें भी देखेंगे और मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे। एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, लेकिन आपने बड़ा दिलचस्प इसका जवाब दिया। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं जी, फैक्चुअल बिल्कुल। आखिर में मेरे 2 छोटे सवाल हैं। मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ। उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा इंप्रूव करेगी। बंगाल और ओडिशा में आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है और हम मेजॉरिटी सीट्स बंगाल में लेंगे और उड़ीसा में हम स्वीप कर जाएंगे। 21 के 21 ले। तेलुगु स्टेट्स, आंध्रा और तेलंगाना दोनों में हम अच्छा करेंगे। क्या हमारा नंबर जो है 10 डबल क्रॉस करेगा, डबल डिजिट क्रॉस करेगा तेलंगाना में, और हम आंध्र प्रदेश में 6 में से 4 जीतेंगे और हम स्वीप करेंगे लोकसभा में। जी, मेरा अगला सवाल अलायंस के साथ। और दक्षिण भारत के अंदर आपको कर्नाटका, तमिलनाडु कैसा दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, सीट शेयर हमारा बढ़ेगा जी, और हमारा केरला में भी हमारा सीट शेयर आएगा। सिर्फ वोट शेयर नहीं, सीट भी लाएंगे।
वी आर तो तमिलनाडु और केरला में कितनी सीट देखिए, कितनी तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम आपके पास तो नंबर्स कुछ ना कुछ पहुंचेगा होंगे। 2-3 सीटें हम केरला में लाएंगे और 3-4 सीटें हमसे अधिक हम तमिलनाडु में ले आएंगे। तो आपको लगता है अगर नॉर्दर्न इंडिया में आपकी सीट्स कम होंगी तो यहाँ आपकी अच्छी नहीं, हम उड़ीसा में पूरा कवर कर लेंगे, हम वेस्ट बंगाल में पूरा कवर कर लेंगे, हम आंध्र प्रदेश में कवर कर लेंगे, और नॉर्थ में हमारी सीट्स कम नहीं हो रही हैं। जी जी, मतलब आप मुझे ऐसा मत समझिए कि हम ये सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी। बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है, राम मंदिर बना चुकी है, तीसरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों की सेवा करेंगे, और बाकी आपको सब मालूम ही है, सीए का विषय था, बाकी सारे विषय थे, वो हमारे आइडियोलॉजिकल विषय है, उनको आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए, तो तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा? ऐसा, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही तीनों काम किया, जब भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहाँ आइए, मैं यहाँ दिल्ली आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जुड़ी होती है। कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने वाला। जी, अगला सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ये एक हमारे रिपोर्टर, हमारी एंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से, उसका जो जवाब था मुझे लगा ये आपको दिखाना चाहिए। उनका ही वोट दिया है, यूपी में उनका ही वोट दिया है। नहीं, ये तो बताना नहीं होता किसको वोट नहीं, दिया है। हमने मोदी जी को दिया, क्यों योगी दिया? जी को दिया। क्यों दिया? हमारे वो माता पिता है, माता पिता है, माता पिता है मोदी जी, मोदी हमारे भाई भी है। भाई भी हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? हमें उन्होंने हमारे को उठाया है, अच्छा। लेडीज को उन्होंने उठाया है, तो वही इनको अपना भाई माँ बाप सब कुछ हमारे लिए वही है। देखिए, ये जो हमारी पूज्य बहन बोल रही हैं जी, ये भारत के करोड़ों लोगों के घर की कहानी है। करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनको एम्पावर करने का, सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी ने समाज के दर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में हर पल पिछले 10 साल बतौर प्रधानमंत्री लगाए हैं, और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बहनों का, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। कि एक इमोशन भी है, वो अपने आप प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई, अपना माता, अपने आप भावक मान रही है, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। लेकिन मेरा आखिरी रैपिड फायर 3 सवाल होंगे, और 4 जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी, राहुल गांधी की या ईवीएम की? ऐसा है कि वो ईवीएम की चर्चा करेंगे, और चर्चा करने वाले राहुल गांधी होंगे। जी, बीजेपी की बड़ी चुनौती कौन है, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल? ऐसा, ये सब एक बराबर है। इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनमें ये शामिल है। और ये जो है, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, ज्यादा पसंद आपकी कौन है, सरकार है या संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट? ऐसा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है वो मैं पूरा करता हूं, और पार्टी में हमेशा मैं काम करता हूं। सरकार में रहा हूं तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा हूं। जी, चलिए, चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया, आपका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका अभिषेक, इस बहाने मुलाकात हुई चुनाव के दौरान, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।